पूरी दुनिया परिवहन की समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। जहां पश्चिमी देशों में कारों की बिक्री में कमोबेश ठहराव है, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में अभी ये रफ्तार पकड़ रही है। और बेंगलुरु में मेरे बचपन से ही चीजें तेजी से बदल रही हैं। छुट्टियों में जब घर जाती हूँ तो शहर इतना बदल चुका होता है कि पहचान ही नहीं पाती। ये सब कब शुरू हुआ, इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जब मैं इतनी छोटी थी। मैं पहले कदम उठा रही थी और भारत लंबी छलांग लगा रहा था। 1990 के दशक में केंद्र सरकार ने उदार अर्थव्यवस्था लागू कर दी थी। आयात शुल्क और टैक्स घट गए थे। इसका मतलब दूसरी चीजों के अलावा कार बाजार भी फलने फूलने वाला था। बेंगलुरु शहर खुद को खासतौर पर एशिया का आईटी हब कहने लगा था। अमेरिकी कंपनियां सॉफ्टवेयर का काम यहां से कराने लगीं और देश भर से लोग बेंगलुरु आने लगे। आबादी और आय में उछाल आया और कारों की बिक्री में भी। कार मेरे लिए अंदाज बयां करने का तरीका रही है। मैं अपनी कार बदलते रहना चाहता हूँ। सड़कें खराब हैं तो एसयूवी ठीक है। यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी देशों के मुकाबले भारत में कार मालिक अब भी कम हैं। 2/3 आबादी अब भी साइकिल इस्तेमाल करती है, या पैदल चलती है, या बस या मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। लेकिन जिस गति से कारों की संख्या बढ़ रही है, भविष्य में ये हमारी कुल आबादी से ज्यादा हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और समाज भी तरक्की के रास्ते पर है। बड़े टिकाऊ विकास लक्ष्यों का इसके साथ टकराव अक्सर रहता है। अमेरिका या यूरोप के लोग जब अमीर हो रहे थे तब ये हालात नहीं थे। वो अपनी दौलत का, अपनी कार का और बाकी चीजों का आनंद उठा पा रहे थे। लेकिन आज भारतीयों को कहा जाता है कि ऐसा ना करें, इन टिकाऊ मॉडलों को ही अपनाएं। शहर कारों के लिए ज्यादा जगह बनाते रहे हैं। फ्लाईओवर बनाने के साथ साथ सड़कें चौड़ी कराई जाती हैं। लेकिन प्रोफेसर वर्मा की रिसर्च दिखाती है कि बुनियादी ढांचे में बदलाव कभी प्रभावी नहीं होंगे। सड़कों पर गाड़ियों के लिए ज्यादा जगह बनाई जाएगी तो लोग भी कार खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि ये किफायती है और सैचुरेशन लेवल तो अभी आया नहीं है। देखते ही देखते, या कहिए कि 6 महीने के अंदर आप महसूस करते हैं कि जो एक्स्ट्रा स्पेस निकाला गया था वो भी कारों से भर गया है। अक्सर देखा जाता है कि सड़कों के डिजाइन पश्चिम की नकल होते हैं और ये उन प्लानर्स के दिमाग की उपज होते हैं जिन्होंने 1990 के दशक में अमेरिकी शहरों के दौरे किए थे। वहां का रोड मैप यहाँ के सघन शहरों में बेकार है, जहाँ कारों की जगह ही नहीं होती। ट्रक या एसयूवी ऐसी सड़कों पर चलते हैं जिन पर 2-2 वाहन एक साथ चलना मुश्किल है। ऐसे कार केंद्रित डिजाइन अपेक्षाकृत नए रिहायशी कॉम्प्लेक्सों में अपनाए जाने लगे हैं। बेंगलुरु से लेकर नई दिल्ली तक वो बनने भी लगे हैं। ये कॉम्प्लेक्स साल भर पहले बना था और यहाँ 1000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। खाने की चीजें खरीदने या स्कूल जाने के लिए उन्हें कम से कम 15 मिनट चलना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, लिहाजा वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कारों पर निर्भर हैं। वैसे तो 15 मिनट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कार केंद्रित डिजाइन परिवहन के दूसरे साधनों के विकास को अनदेखा करता है। इसमें पैदल चलना भी शामिल है और साइकिल सवारी भी। ये तमाम साधन ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। मेरे लिए ये छोटी सी परेशानी है, लेकिन बुजुर्गों के लिए और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए तो ये बड़ी दिक्कत है। भारत के शहरों पर इसका खतरनाक असर पड़ रहा है। देश भर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक गिर रहा है। जहां कभी सड़क पर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, वहां अब कारें खड़ी दिखती हैं। दुनिया भर में वाहनों का उत्सर्जन दूसरे तमाम सेक्टरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ कारों की नहीं है। 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले निजी वाहन हैं और ढुलाई ट्रकों से होती है। दोनों ही उत्सर्जन बढ़ाते हैं। क्या आप कभी अपनी कार छोड़ पाएंगे? नहीं, सड़क और ट्रैफिक का हाल देखकर तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कार आने वाले दिनों में कहीं नहीं जा रही। हाँ, मुझे अपराध बोध होता है। मैं कार्बन फुटप्रिंट वगैरह सब जानती हूँ, लेकिन कोई और चीज काम ही न करे तो क्या करेंगे? कार तो रखनी ही पड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को यात्रा और परिवहन को लेकर स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए। कुछ इस तरह की कि उन तमाम परिवहन साधनों को जिन्हें हम प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सरकार भी आकर्षक वैकल्पिक मॉडलों के रूप में पेश करे।
चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या पैदल चलना या फिर साइकिल। ऐसी नीतियां चाहिए जो कारों को हतोत्साहित और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करें। लोगों की परिवहन से जुड़ी आदतों को बदलने को लेकर इनमें से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। खासकर महामारी के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया है। जनवरी 2021 से फ्रांस ने एसयूवी जैसे भारी वाहनों पर टैक्स लगा दिया है और इनकी कीमतों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। कोपेनहेगन ने 400 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल लेन बना दी है। लेकिन भारत में ऐसे कॉन्सेप्ट लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाने होंगे। कहीं काम कर चुका कोई समाधान, जैसे कि बोगोटा में, उसे दक्षिण भारत में त्रिची जैसे एक छोटे से कस्बे पर लाकर थोप देंगे तो शायद वो यहाँ काम न करे। होना ये चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट का तत्काल जमीनी परीक्षण कर देखा जाए कि वो हमारे संदर्भ में काम का है या नहीं। इस बीच ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट काफी लोकप्रिय हो चला है। इसका मतलब है बस या मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को केंद्र में रखकर इसके इर्द गिर्द जीवन संवारा जाए। मेट्रो स्टेशनों के आसपास पहुंच को सुगम बनाने के लिए अगर हम संसाधनों का एक छोटा सा प्रतिशत भी निवेश कर सकें, जैसे मेट्रो में निवेश होने वाले पैसे का 5% से भी कम हिस्सा, तो शहर के केंद्र में रहने वाली बड़ी आबादी मेट्रो तक पहुंचने में समर्थ हो पाएगी। फिलहाल सार्वजनिक खर्च का 80% से ज्यादा हिस्सा फ्लाईओवर या हाईवे जैसी बड़ी भीमकाय परियोजनाओं में खप जाता है। बाकी बसों और मेट्रो के बीच बंट जाता है। 2% से भी कम हिस्सा साइकिल सवारों या पैदल चलने वालों की सुविधा में खर्च होता है। यदि हमें 30 साल पीछे जाना पड़े और ये सब कुछ फिर से करना पड़े तो चीजें शायद बहुत अलग होंगी। पीछे मुड़कर देखना और गलतियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन भारत अभी भी विकसित हो रहा है और उसके पास अभी भी टिकाऊ भविष्य संवारने का मौका है। तो हम एक मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं जहां लाखों लोगों के अरमान अभी अधूरे हैं, लेकिन धरती और लोगों की जिंदगियों की क्वालिटी पर वापस ध्यान खींचने के लिए हमें कुछ नए तरीकों की तलाश करनी होगी।